कोई नहीं। सब तो बोलेंगे। अरे हम चाह रहे हैं कि तुम लोग और ज़्यादा बोलते, ज़्यादा अच्छा था। हम बोले बैठे। यहाँ मंच पर हमारे साथ विद्यमान हमारे सहयोगी बंधु, सामने बैठे हमारे छात्र और छात्राओं, हम लोग 2 दिनों से कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित किए हुए हैं, जिसका पूरा विवरण इस बैनर पर अंकित है। कल हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम किए थे और आज हम लोग 25 जनवरी को मुख्य रूप से 3 कार्यक्रम जो लगे हुए हैं। एक मतदाता जागरूकता अभियान है, दूसरा पर्यटन दिवस मनाने का कार्यक्रम है और तीसरा ध्वनि प्रदूषण कारण और उपचार लिखा हुआ है। बहुत सारे वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, आपने अपना अनुभव साझा किया, बहुत सारी नई बातें हम सबको सीखने को मिली। मुझे कहा गया कि समराइज किया जाए, तो वैसे भी जो लास्ट में वक्ता होता है उसके पास बहुत काम रहता नहीं है और उसे बहुत समय लेना भी नहीं चाहिए, नहीं तो सामने वाले सुनने के बजाय फिर जाने की फिराक में शुरू हो जाते हैं कि हम निकल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कुछ बहुत अच्छे वक्ता को अगर अध्यक्ष बना दीजिए तो वो नाराज़ हो जाता है, तो उसको लगता है कि ये तो मेरी प्रतिभा का हनन हो गया, क्योंकि अध्यक्षीय भाषण में तो प्रोटोकॉल है कि 2 ही 4 लाइन बोलना है, ज़्यादा बोल नहीं सकते। तो मेरे साथ ये अच्छी बात है कि योगेश जी ने ये नहीं कहा है कि सर आपको अध्यक्षीय भाषण करना है, तो मैं थोड़ी लिबर्टी ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे 2 ही शब्द बोलना है। सबसे पहले हम लोग जो मतदाता जागरूकता अभियान पर हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया, उसके बारे में हम आपसे 1-2 बात शेयर करेंगे और मतदाता जागरूकता दिवस पर एक शपथ जो भारत निर्वाचन आयोग सभी लोगों से अपेक्षा करता है कि वो शपथ लें, तो हम लोग भी शपथ लेंगे। मतदाता जागरूकता दिवस वास्तव में मनाने का जो बेसिक रीज़न मेरी समझ में आता है वो केवल ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर हर साल नए वोटर शामिल होते हैं। जैसे 18 साल जिनकी उम्र पहली बार होती है, तो पहली बार जो शामिल होता है उसको 2 तरह से ट्रेंड करने की ज़रूरत होती है। एक तो उसे इस बात के लिए जागरूक रखना कि 18 के हो गए हो तो फार्म भर दो, यानी वोटर हो जाओ। और आप देखिएगा ऐसे बहुत बच्चे 18, 19, 20 साल के हो जाते हैं लेकिन वोटर नहीं होते, कभी खुद प्रयास नहीं करते, कभी कोई दूसरा प्रयास नहीं करता, कभी वो जानबूझकर अवॉइड कर देते हैं। कभी कभी वोटर हैं तो उससे बड़ी समस्या है कि वोट नहीं देते हैं। वोट देने की जब बात आती है तो आप 18 साल के बच्चों से नहीं, आप बड़े बड़े लोगों से बात करिए तो आप अक्सर सुनते ये मिल जाएंगे, अरे छोड़ो कौन जाए वोट दे रहे, अरे कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं है, सब बेकार के हैं, कोई वोट देने के लायक नहीं है। ये सारे सेंटेंस आपको आपकी जिम्मेदारी से भागने वाला व्यक्ति बताते हैं वास्तव में। ऐसा कह करके आप अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते। यही तो आपको करना है, आपको वोट 100% देना है और यह तय करना है कि किस व्यक्ति को देना है। तो अपने मत का जो अधिकार आपको प्राप्त है उसका जो मतदान करना है वह सदुपयोग करना है, उसका दुरुपयोग
नहीं करना है। तो जागरूकता इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने अधिकार के प्रति सचेत रहें, अधिकार का सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना करें। और जैसा भी किसी ने कहा कि यह प्रजातंत्र जनता का है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है। आप आंख बंद कर ईमानदारी से अपने आप से पूछिए कि क्या सही में आपका है या सही में आपके द्वारा है या सही में आपके लिए है। तो ये तो तभी होगा जब आप अपनी पूरी योग्यता, पूरी क्षमता, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी नैतिकता से अपने मत का प्रयोग करें, उस सही व्यक्ति का चुनाव करें, और वह भी उतना ही नैतिक हो जाने के बाद आपके हित की बात करें। जब ये सारी बातें एक हो जाएंगी तब लोकतंत्र होगा, अन्यथा तो लोकतंत्र सिर्फ आवरण होगा और उसकी आड़ में निश्चित रूप से स्वार्थतंत्र होगा, या तानाशाही होगी, या मनमानी होगा, या शोषण होगा। तो अगर आप उसको रोकना चाहते हैं, सही मायने में लोकतंत्र को अगर आप जीना चाहते हैं, तो आपको ईमानदारी से एक अच्छा वोटर, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैं ये कभी गलती से भी किसी नेता की गलती नहीं देता कि उसमें कोई दोष है। कोई भी हमारा नेता जो आज है, मंत्री है, विधायक है, सांसद है, वो एक प्रोसीजर फॉलो करके आता है। कोई अपने से कूद करके तो नेता बनता नहीं, मंत्री बनता नहीं, विधायक बनता नहीं। आप उसको वोट देते हैं ना, तो आप ये कौन होते हैं कहने वाले कि वो गलत है? गलत तो वह है जिसने उसको चुना हुआ है। अगर वो गलत था तो कैसे चुना गया भाई? भदोही से फूलन देवी जी चुनाव जीतती हैं, इसका मतलब कि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करती है तब ना चुनाव जीतते हैं भाई वो। तो उनको आप बुरा कहने वाले नहीं हो सकते हैं। वो हमारी नेता हैं और सम्मानित हैं और पूरी इज्जत की पात्र हैं, जितना कोई अच्छे से अच्छा मंत्री या विधायक होगा। तो किसी को भी आप खराब आप नहीं कह सकते। वोट देने हुआ तो आपने कहा अरे बहुत गर्मी है, कौन वोट देने जाए। और जब खराब आदमी चुन लिया गया तब आप भाषण दे रहे हैं कि अरे तो बड़ा गंदा आदमी चुन लिया गया। आप होते हैं कौन करने वाले भाई? आप ये तब कह सकते थे जब आप धूप में खड़े होकर के मेहनत से किसी अच्छे व्यक्ति को चुने होते और वह खराब निकल जाता। तो आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन आरोप लगाने के पहले ये देखना जरूरी है कि क्या आरोप लगाने के लायक आप हैं कि नहीं हैं। तो यह मतदाता जागरूकता अभियान इसीलिए है कि आप अपने दायित्व को समझिए, आप अपने कार्य को ईमानदारी से समझिए और उसका पालन करिए, सही व्यक्ति का चुनाव करिए जो आपके लिए ठीक हो। इसीलिए आपसे जब अभी हम शपथ ग्रहण करवाएंगे तो उसमें सारे शब्द देखें आप लिखे हुए हैं कि आप इन पर फोकस नहीं करेंगे, आप सही व्यक्ति का चुनाव करेंगे। तो इसलिए मतदाता जागरूकता अभियान हर साल इसीलिए मनाया जाता है कि जो नए लोग आते हैं, हालांकि उम्मीद ये की जाती है पुराने लोग बड़े योग्य, बड़े काबिल हैं, जबकि उतने ही गड़बड़ है पुराने वाले भी। वो जान करके गड़बड़ है और जो नहीं जानता उसकी कोई बात ही नहीं है। और जो न जाने गलती कर दे वो तो क्षम्य भी है, जानने वाला कभी भी क्षम्य नहीं है। तो अगर 3 लोग गलती करें, मान लो एक कोई कहानी है, पता नहीं सही है गलत है। एक किसी राजा के दरबार में 3 लोग पकड़ करके आए। एक सड़क का आदमी था, उसमें सामान्य आदमी बिना पढ़ा लिखा। एक जैसे योगेश जी टाइप के लोग आए, थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे। और एक वहाँ का पुरोहित आया राज दरबार का। तीनों पर एक ही आरोप था, तीनों ने रात में चोरी की। तो ये हुआ कि इनको सज़ा दे दी जाए। तो तीनों ने एक ही अपराध किया है, सज़ा चोरी है, तो सबकी बराबर सज़ा हो जानी चाहिए। राजा ने तीनों में क्या किया कि जो सड़क छाप आदमी था उसको छोड़ दिया, कहे तुम जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो दोनों खुश हुए कि चलो अब तो हम भी, जब ये छूट गया तो हम भी छूट जाएंगे। और योगेश जी से कहा कि इनको 3 साल की सज़ा दो, और पुरोहित जी से कहा कि इसको तो फांसी ही लगा दो। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ यार कि ये एक ही तो गलती थी चोरी की, और तीनों ने चोरी की थी, एक को तो कुछ किया ही नहीं, और एक को 3 साल की, एक को फांसी। तो पूछा गया तो राजा ने कहा कि देखो जिसको कुछ नहीं पता, अनपढ़ है, वो नैतिकता, ईमानदारी, बड़ी बड़ी बातें ये सब कुछ जानता ही नहीं है। भाई पेट भरने के लिए भूखा था, चोरी कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन योगेश जी तो थोड़ा पढ़े लिखे समझदार थे, जानते थे कि चोरी नहीं करना चाहिए।
इन्होंने कर लिया तो चलो फिर भी थोड़ा रिलैक्सेशन हो सकता है कि इनको 3-4 साल ही जेल में रखो, लेकिन गुरु जी को, वो तो समाज सुधारक हैं, वो तो नैतिकता है उनकी, इसी बात की तनख्वाह पाते हैं कि वो नैतिक है, फिर इनको तो फांसी ही लगाओ, क्योंकि इनको और कोई विकल्प ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि चोरी इस पर भी निर्भर करती है कि कर कौन रहा है। जैसे एक बात मैं बार बार कहता हूँ, आपसे मैं शेयर भी कर लूँ कि मेरा अपना मानना यह है कि समाज का कोई व्यक्ति अपराध करे, चाहे कोई अपराध करे, ऑफिस में बाबू घूस ले, अधिकारी चोरी करे, सब लोग क्षम्य हैं, लेकिन अगर अध्यापक बेईमानी करता है तो वो क्षम्य नहीं है, क्योंकि अध्यापक इसी बात की तनख्वाह पाता है कि उसे नैतिकता परोसना है, उसे ईमानदारी परोसनी है, उसे सज्जनता परोसनी है, और कोई भी व्यक्ति इस बात की तनख्वाह नहीं पाता। हर व्यक्ति काम की तनख्वाह पाते हैं, अध्यापक काम की तनख्वाह नहीं पाता। आप लोग भी बीएड कर रहे हैं, कल मास्टर होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, आप प्राइमरी में हो चाहे यूनिवर्सिटी में हो, आप अपने तनख्वाह अपने काम का नहीं पाएंगे। प्राइमरी का अध्यापक अगर कहे कि मुझे तो इतना ही कम पैसा मिलता है, मैं तो एमए पीएचडी नेट हूँ, तो आपको पैसा उस काम का मिलता ही नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं उसका कोई पैसा ही नहीं है, उसका तो कितना भी दे दिया जाए वो कम रहेगा, लेकिन देने की एक सीमा होती है, कोई कितना देगा आपको। अभी भी यकीन मानिए जिन लोगों ने हमको बीए एमए में पढ़ाया है, शायद उनके प्रति वो सम्मान मेरे मन में नहीं है, लेकिन जिन्होंने हमको प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया था, मेरे गांव के मुंशी जी ने, वो हमको मिलते हैं, मुझे लगता है कि मेरा कोई माई बाप मिल गया उनके मिलने के बाद। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, उसको हम कभी भी उतार नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अपराध करता कौन है ये इम्पॉर्टेंट है, अपराध इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए चुनाव की आप किसका करते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ये वोटर पर डिपेंड करता है। तो वोटर पता चला कि चुनाव में भाग नहीं ले रहा है और मंच पे खड़े होकर के बड़ा बड़ा भाषण दे रहा है कि तो बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है, बड़ी मनमानी मची है, बहुत अंधेरगर्दी हो गई है, ये तो कुछ भी सही नहीं हो रहा है। आप होते हैं कौन कहने वाले भाई? आपको ठीक करने के लिए सिस्टम में उतरना पड़ेगा। सिस्टम से हट करके आप भाषण देकर के सिस्टम ठीक नहीं कर सकते हैं कभी भी। तो इसके अलावा दूसरा आपने देखा पर्यटन दिवस है। पर्यटन दिवस में योगेश जी ने बहुत ही बढ़िया आपसे शेयर किया। देखिए पर्यटन का वास्तव में जो दिवस मनाने के पीछे रीज़न है, वो रीज़न तो केवल यह है कि अब हर जगह सिंगरामऊ क्यों मनाया जा रहा है भाई, क्या ज़रूरत है? सिंगरामऊ में कौन सा ताजमहल है? लेकिन सिंगरामऊ में ताजमहल भले ना हो, लेकिन बिजेथुआ है 15 किलोमीटर पर। तो उस बिजेथुआ को सिंगरामऊ के आसपास के 25-50 किलोमीटर के लोगों में कितना पॉपुलर कर दिया जाए, कितनी वहाँ सुविधाएं, कितना उसका मान सम्मान, कितना उसकी ज़रूरतें, कितना उसको अपडेट कर दिया जाए कि लोग सैटरडे को कहाँ जाने लगे, चलो वीकेंड में बिजेथुआ घुमाते हैं। तो जब बिजेथुआ लोग घूमने जाने लगेंगे तो यहाँ से बिजेथुआ के बीच का जो रास्ता है, उस रास्ते का जो डेवलपमेंट है, जगह जगह रुक के लोग चाय पिएंगे, पानी पिएंगे, मिठाई खाएंगे, तो दुकानें वो रास्ते की डेवलप करेंगी, सड़क ठीक होगी। वहाँ जब लोग जाएंगे तो वहाँ माला वाला, फूल वाला, प्रसाद वाला, फिर वहाँ लोकल में घुमाने के लिए, फिर आसपास कोई 2-4 साहब, एक छोटा सा मंदिर 1 किलोमीटर बगल में भी है, बड़ा अच्छा रहता है, वहाँ एक ऑटो रिक्शा खड़ा रहेगा, चलिए घुमा लाते हैं आपको। तो लोकल लेवल पर पर्यटन के होते क्या है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज बहुत ज़्यादा है। अग्रगामी और पश्चिमगामी प्रभाव कहा जाता है इंडस्ट्री में कि वह उद्योग लगाना चाहिए जिसको लगने के पहले भी खूब सारा विकास हो और लगने के बाद उसके आगे का बहुत सारा विकास हो। तो पर्यटन के साथ भी यही है कि शुरू होने के पहले भी वहाँ पहुँचने के लिए साधन, ट्रांसपोर्ट का, रोड का, इन सब का डेवलपमेंट होता है बहुत बड़े पैमाने पर। और जब शुरू हो गया तो अब उसके बाद वहाँ लोग जाएंगे तो उनके रहने के लिए होटल है, तो खाने के लिए रेस्टोरेंट है, तो चाय पीने के लिए बहुत सारी ज़रूरतें, हर ज़रूरत भाई जब आदमी पहुंच गया तो फिर उसकी सारी ज़रूरत हो गई ना, उसको हर चीज़ के लिए कोई न कोई दुकान चाहिए, तो उन सबको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो आप ये कह सकते हैं कि पर्यटन चाहे वो धार्मिक हो, और हिंदुस्तान में धार्मिक पर्यटन का कोई जवाब नहीं है ना। आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स हमारे यहाँ रिलीजन की ही है। धर्म के नाते जो बड़े बड़े हमारे धार्मिक स्थल है, काशी विश्वनाथ देखिए कॉरिडोर अभी आपका बना, मथुरा है, अयोध्या है, रामेश्वरम है, शिरडी है, इतना तो
और इधर साउथ में तिरुपति बालाजी है, तो इन सब के पास इतना पैसा है, इतना ज़्यादा पैसा है, आवश्यकता उसके सदुपयोग की है। देखिए आप ऐसे टूरिस्ट सेंटर्स का बढ़िया विकास करके उसको बढ़िया साइंटिफिकली मैनेज करके, जैसे वैष्णो देवी कभी अगर आप गए हों तो देखिए वो बिल्कुल एकदम टेक्निकली एकदम मॉनिटर्ड है और बढ़िया मैनेज्ड है। उनका श्राइन बोर्ड है, वो सब उसी से सारा मैनेज करते हैं, सारा पैसा उस सदुपयोग में है उनके। तो इस तरह सारे मंदिरों का, बड़े बड़े जगहों का एक बढ़िया बोर्ड बना करके उनके पैसे से वहाँ का डेवलपमेंट, फिर उससे बचा करके शहर के देश के और भागों का विकास आप कर सकते हैं। और जो हमारे यहाँ से तो वो टूरिज़्म बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब बहुत अच्छा आप डेवलप कर देंगे तो बाहर के लोग भी आपके यहाँ घूमने आएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं, जो देखिए है क्या, जब आप अच्छा माहौल दे देंगे, ठीक है, आपसे बताएं लोग के हमेशा इसलिए कहीं भी जाने से डरते हैं कि अरे पता नहीं लोग कैसे होंगे। मैं सिंगापुर गया था, आपसे बताएं सिस्टम स्ट्रांग होने का फ़ायदा कितना है आपसे बताएं। और मज़े की बात है कि हम ही आप जब बाहर जाते हैं तो हम आप बड़े सिस्टमेटिक हो जाते हैं, और जब अपने देश में रहते हैं तो लगता है कि तो हमारी बपौती ही है, चाहे हम जैसे करें कोई मतलब नहीं है। मुझे आश्चर्य ये हुआ कि सिंगापुर में वो पूरा टूरिस्ट, सिंगापुर पूरा का पूरा जान लीजिए वो दो ही चीज़ है, या तो वो फाइनेंशियल मार्केट है या टूरिज़्म है। और देश को तो फालतू कहा जाता है, एक बाजार कहिए उसको। कुल इतना हम लोग जितना बड़ा, कुल जौनपुर जितना बड़ा होगा उतना बड़ा नहीं होगा सिंगापुर, उससे कम ही है। वो नीचे नहीं फैला है तो उसको उन्होंने ऊपर फैला दिया है आसमान में। वो जगह नहीं उनके पास है तो उन्होंने उसको क्या किया है, आसमान में बड़ी बड़ी इमारतें आप देखेंगे तो उलट जाएंगे, आप गिर जाएंगे, इमारत कितनी ऊंची है पता नहीं चलेगी। ठीक है, स्टॉक मार्केट उनका देखिए, जहाँ उनका सारा जो फाइनेंस का सब ऑफिस है इतना बड़ा है, ऊंचाई में, लेकिन चौड़ाई में नहीं। चौड़ाई में तो जगह ही नहीं है, चौड़ाई में कहाँ करेंगे उनके पास। तो वहाँ मैंने ये देखा कि जैसे बहुत सारी भीड़ लगी है, उनके पास स्टूडियो वगैरह बड़े एडवांस हैं सब। तो वहाँ भीड़ में खूब इतने सारे पर्यटक गए, हमारे आपके बीच के साथ के हिंदुस्तान के लोग भी आगे पीछे 50 खड़े हैं। अब वहाँ बीच में सिर्फ सुरक्षा के नाम पर आपसे बताएं 20 साल 18 साल 19 साल की लड़कियाँ कहीं जगह ऐसे खड़ी हैं बस, और कोई नहीं, वहाँ कोई पुलिस नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, केवल जगह कैमरे लगे हुए हैं, और लिखा हुआ है सर्विलांस पर हैं आप जगह। और मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पीली लाइन खींची है कि इसके इधर ही रहना है। तो हम ही लोग जा करके वहाँ तो छोड़िए, उसे 2 फीट पहले ही डर मारे खड़े हो जाते हैं कि चाहे इधर खड़े रहो, उधर जाने पर कहीं कुछ हो ना जाए। हमने कहा यार यहाँ तुम सब कुछ कर रहे हो और अपने यहाँ तो चढ़ लेते हो, पीली लाइन तुरंत तोड़ देते हो, सेकंड नहीं लगता है, ऐसा कैसे है। तो पूरे सिस्टम में मुझे कहीं पुलिस, मैं 1 महीने यूरोप में घूमता रहा, मुझे कहीं ट्रैफिक पुलिस ही नहीं दिखाई पड़ी, आप बताएं। और इतना स्ट्रांग सिस्टम है। मैंने लिखा भी था अपने फेसबुक पेज पर कि एक बार एक टीम सरकार को भेज देना चाहिए, वहाँ जा करके इसका अध्ययन करके आओ यार, कैसे बना रखे हो इसको आके। हमारे यहाँ तो जहाँ देखो वहीं डंडा ठोक कहता है लाओ 500 रुपया दो। हाँ, वहाँ लेकिन गलती का मतलब गलती है। अभी मेरे बेटे ने लाइसेंस के लिए वहाँ अप्लाई किया तो उन्होंने 80,000 रुपया पैसा लिया। किस बात के लिए? आपको 15 दिन सिखाया जाएगा, आपको ट्रेन कर दिया जाएगा। जब वो आपको पास होने की सर्टिफिकेट दे देगी कंपनी जिसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, तब आपको आपकी का टेस्ट सरकार लेगी। जब सरकार आपको पास कर देगी तब आपको लाइसेंस मिलेगा। और जब लाइसेंस एक बार मिल जाएगा तो वो लाइसेंस पूरे यूरोपियन यूनियन में वैलिड होगा। लेकिन पहली बार अगर आप गलत करेंगे, कहीं आपने सिग्नल क्रॉस किया, कहीं आपने ओवर स्पीडिंग की, कहीं आपने कोई गलती की, तो पहली बार में आपको वार्निंग आ जाएगी कि आपने एक गलती कर दी। दूसरी बार आपने कर दी तो एक वार्निंग फिर आ जाएगी कि अब तीसरी बार गलती करेंगे तो आपका लाइसेंस जब्त हो जाएगा। और अगर तीसरी आपने गलती कर दी तो लाइसेंस कैंसिल और फॉर लाइफ लॉन्ग। ऐसा नहीं कि 2000 दे दो तो छूट जाएगा, ख़त्म। वो जहाँ सारे करप्शन ख़त्म करने का एकमात्र इलाज है, सब कुछ मनुष्य विहीन कर दीजिए सिस्टम को, सब डिजिटल कर दीजिए, सारी ईमानदारी। यहीं आपके कॉलेज में सब कुछ अभी हम ऑनलाइन कर दें, सारा कर ही देंगे, 4-6 महीने के बाद सब खत्म हो जाएगा। सब आप अपने घर से फीस जमा करिए, वहीं से फॉर्म है, वहीं से कैरियर सर्टिफिकेट, वहीं से डिग्री, वहीं सब ले लीजिए। कॉलेज में आइए ही मत। तब क्या होगा? कोई आपसे पैसा कैसे लेगा भाई? पैसा कोई कब लेता है कि सिस्टम से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसे लेना नहीं है पैसा। और मुझे लगता है कि बेस्ट तरीका है हर जगह। और जहाँ जहाँ देखिए हो गया है,
बहुत सारी चीज़ें हम लोग भी डिजिटल कर चुके हैं, आप देखिए। तो कहाँ पैसा चलता है, आप सीधे जमा कर दीजिए। अभी आप पेमेंट का देखिए, दुकान में अगर किसी को आप पेमेंट करिए पता लग 5 रुपया 80 पैसे, तो उसको 6 रुपया दीजिए, चलिए छुट्टा नहीं है, 20 पैसे ले गया। गूगल पे से कर दीजिए तो 5.80 ही पेमेंट होता है, होगा ना। वहाँ कैसे पेमेंट होगी भाई, वहाँ तो 5.80 ही होगा, वहाँ 6 रुपया तो होगा नहीं। तो हर जगह हर चीज़ का तरीका है, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। और टूरिज़्म का इतना बड़ा लाभ है कहीं आप जब देखते हैं, और आपने सही कहा कि घूमिए तो आपको पता चलता है कि कल्चर का वेरिएशन कैसे है, कितना लोग अच्छे लोग कितने हैं, ठीक है। और इतना बड़ा गैप है कि अगर आप ट्रेन में हैं वहाँ और अपना बैग उठाते हैं, और उठाने वाला अगर थोड़ा सा कोई सीनियर है, बुजुर्ग आदमी है, तो उसके अगल बगल जितने लोग खड़े हैं सब लोग झुकते हैं कि आप हट जाइए, मैं उठा देता हूँ, ठीक है। और हमारे आपके यहाँ किसी से कह दीजिए तो कहे क्यों, तुम्हारे नौकर हैं जो उठाते हैं, आपको क्यों उठाएगा तो उठा के ले ही जाएगा, उठाएगा तो उठा के लेके चला जाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब आप घूमते हैं तो आप देखते हैं कैसा है। तो बाहर चीज़ें कहाँ कैसी हैं, कहाँ अच्छी हैं, कहाँ बुराइयाँ हर जगह होती हैं, वहाँ भी बहुत सारी बुराइयाँ होंगी, उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन जो अच्छी चीज़ जो आपको दिखती है वो आपको सीखने और जानने की ज़रूरत है। ड्रेनेज इतना बढ़िया है पेरिस में, योगेश जी पूरा पेरिस घूम डालिए, आपको एक नाली नहीं दिखती है पूरे साथ, पता नहीं, न तो आपको एक पोल दिखता है, पता नहीं कहाँ से कर रखा है, बिजली इतनी बढ़िया, नाली इतनी बढ़िया, पानी इतना बढ़िया, फर्स्ट क्लास, इतना बढ़िया सिस्टम है। हम लोग यहाँ तो आप सड़क पर चलिए तो चारों तरफ बारिश हो गई, सब पानी 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 पानी, चल नहीं सकते, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है, कुछ सीखने की ज़रूरत है, कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। तो पर्यटन का भी लाभ ये है कि बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट, जैसा आपने बताया कि बहुत सारे लोग पर्यटन में लगे हैं। जीडीपी का बहुत बड़ा रोल, करीब 1.25 खरब के आसपास की इनकम बताई जाती है जीडीपी का, जो है वो पर्यटन से है। तो अब सवाल ये है कि इतना बड़ा पैसा अगर पर्यटन से आता है, तो एक सबसे बड़ी बात जो आपसे बता रहा था मैं, वो सिक्योरिटी को लेकर के है। पूरे इतने बड़े सिंगापुर में कोई पुलिस नहीं दिखती है, और मुझे ताज्जुब ये होता है कि लड़के भी नहीं खड़े हैं, लड़कियां खड़ी जगह जगह सब सुरक्षा में। वो क्यों खड़ी हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि आगे कहाँ चले जाएं, बस सुरक्षा में नहीं खड़ी हैं। आप कुछ नहीं जानते हैं, अब पूछना है तो किससे पूछेंगे, तो वो बताती है कि आपको दिस वे या दैट वे, राइट या लेफ्ट, बस इतना बताने के लिए सब खड़े हैं। तो लेकिन सब अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो आपके यहाँ भी टूरिज़्म बड़ी इसलिए ज़रूरी है कि आपके यहाँ चीटिंग ना हो, किसी के साथ मिसबिहेव ना किया जाए, किसी को ठगा ना जाए। अरे आपसे बताएं, बाहरी को तो छोड़िए, आप यहीं से साउथ में चले जाइए। मैं एक बार बहुत पहले, मतलब 20-25 साल पहले, मुझे आइडिया टहलने वाले का नहीं था, मैंने इकट्ठा 25-30 दिन का टूर बना लिया साउथ का। मुझे सोचा कि इतना दूर जाएंगे तो सब देख करके आएंगे। पता चला कि फिर अब वहाँ तक गए, फिर क्यों वापस चले आए। मैं चला गया तिरुपति से, मैंने शुरू की अपनी यात्रा, तिरुपति, फिर बंगलौर, फिर मैसूर, ऊटी, फिर ये मीनाक्षी का मंदिर, फिर रामेश्वरम, ऐसे। लेकिन हमको 10-12 दिन के बाद लगा कि ये तो बड़ी गलती हो गई यार, पगला गए बिल्कुल। और ट्रेन का रिजर्वेशन सब कुछ हर जगह का तय था, पैसा ज़्यादा छोड़ भी नहीं सकते थे, बहुत परेशान थे। हाँ, हमारी श्रीमती जी और बेटा शुभम, 3 लोग। हम लोग लगा कि कहाँ आ गए फंस करके, और न भाषा, न खाना पीना, न किसी तरह का कोई जगह, कोई कितना देखेगा। लेकिन मैंने वहाँ ये देखा कि हम लोग मदुरई में रुके, मीनाक्षी मंदिर जहाँ है, ट्रेन से उतरे तो जहाँ हमारा होटल था, अब पता नहीं ऐसे कहीं बुकिंग थी होटल की, तो हम लोग जब रिक्शे वाले से कहे कि वहाँ ले चलो, तो बैठा लिया, 15 आधा घंटा घुमाया, घुमा करके फिर लाया, वहीं बगल में छोड़ा। तो अब मेरे दिमाग में तो ये था नहीं कि वो कहाँ छोड़ा, लेकिन 5-7 मिनट के बाद मुझे लगा कि मैं यहीं तो खड़ा था इसके पहले, जहाँ से बैठा था। तो और ध्यान से कहा, तो रेलवे स्टेशन ही है जहाँ उतरे थे अभी हम कहा अरे यार गजब है, और पैसा से लेके चला गया वो हमसे। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि देखो कैसी चीटिंग है यहाँ। उससे बड़ी बात, होटल में जो हम लोग रुके भैया दूसरे दिन, तो अब मैंने ये देखा कि जब उसको पैसा लेना होता था तब वो हिंदी बोलता था, और अगर मुझे कुछ कहना है तो आए आए करता था, कुछ सुनते ही नहीं था क्या कह रहा है ना। तो अंग्रेजी समझता नहीं था और हिंदी बोलता नहीं था।
तो मुझे लगा यार सोचो कि इस तरह की चीटिंग जब अपने ही लोगों के साथ है, यहाँ कोई बाहर का जाए उसको सब लूट लेंगे पूरी तरह से। ये सुरक्षा है, जहाँ भी आप जाएं वहाँ आपको ये लगे बिल्कुल सेफ है, आपको ठगा ना जाए। तो आपको एक बहुत बड़ा माहौल ये भी बनाना पड़ेगा अपने देश का कि वो लोगों के लिए सुरक्षित रहे, लोग आने में संकोच न करें, वो अपने को ठगा हुआ महसूस न करें, वो अपने को फ्रेंडली महसूस करें, उनको लगे कि आप ऐसे देश में जा रहे हैं। हम लोग अपने संस्कार की, अपने संस्कृति की, अपने इतिहास की, भूगोल की तो बड़ी लंबी चौड़ी बात करते हैं, बड़ा भाषण देते हैं, तो व्यवहार में भी दिखना चाहिए ना। कब तक बताते रहोगे कि भगवान राम ऐसे थे? ना भाई, भगवान राम कब तक थे ये बताया काम नहीं चलेगा ना। अब तुम कैसे हो ये बताओ ना कि तुम, क्योंकि अब तो लोग तुमसे मिलने आएंगे, भगवान जी से थोड़े मिलेंगे आकर के, है ना। तो हमको अपने को ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा एक आपका जो लास्ट इशू है ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण में आपने बहुत सारी बातें शेयर की, देखा आपने। और ईमानदारी से क्या है कि जब आप किसी भी चीज़ को आदत बना लेते हैं तब उस आदत के बन जाने से आपको परेशानी हो जाती है, ठीक है। तो साउंड पोल्यूशन में भी यही स्थिति है कि साउंड हम लोगों की आदत में शामिल हो गया है। जैसे क्यों साउंड पोल्यूशन ही नहीं, आप बाहर चले जाइए और अपने यहाँ रहिए। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का जैसे जो वातावरण है पोल्यूटेड है। दिल्ली उल्ली में आप चले जाइए तो सांस लेंगे तो आपकी नाक जलने लगेगी थोड़ी देर के बाद, इतना ज़्यादा फॉग है, इतना ज़्यादा। वहाँ आजकल बताते हैं कि पुआल उबाल के जलाने से होता है, पता नहीं क्यों होता है, वो बहुत मुद्दा नहीं है, लेकिन बहुत पर्यावरण खराब है। नदियाँ हैं हमारी, देखिए पानी गलती से आप नहीं पी सकते किसी नदी का, नहा नहीं सकते। और मैंने देखा वहाँ ज्यूरिख में, स्विट्ज़रलैंड में, ज्यूरिख में एक नदी बहती है शहर के बीचों बीच, और उसमें तलहटी में एक चम्मच गिरा हुआ था एकदम बिल्कुल नीचे, और ऊपर से बिल्कुल साफ। हम लोगों ने कैमरे से फ़ोटो खींची तो वो चम्मच की फ़ोटो आ रही थी पानी में। सोचिए कितना साफ होगा, आप सोचिए पानी। अब जो वहाँ घरों में पानी सप्लाई होता है टॉयलेट जाने के लिए, वही पानी वहाँ पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है, इतना शुद्ध पानी है। और हम आप अपना आरओ लगाने के बाद भी डरते हैं पता नहीं शुद्ध हुआ कि नहीं शुद्ध हुआ, आरओ तो नहीं कहीं फर्जी है, ठीक है। और ऐसे हुआ, मेरे विभाग में एक सज्जन आए, एक हमारे वाइवा लेने आए थे इकोनॉमिक्स में, उनको किडनी का उनका कुछ ऑपरेशन वगैरह कराए थे। तो उनको हम लोग अपने आरओ का पानी, तो उन्होंने यही पूछा, भाई साहब पानी तो आपका आरओ ठीक है, शुद्ध है ना? हम कहे यार आरओ है, अब शुद्ध है कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। मतलब हमको आरओ पर भी डाउट है कि आरओ का पानी शुद्ध है कि नहीं है। और वो साधारण पानी जिससे नहाते हैं वही पानी आराम से टैप वाटर, ठीक है। हमको बड़ा ताज्जुब हुआ, हम लोग गए थे, एक टाइप में गर्म पानी सप्लाई आती है डायरेक्ट, एक में ठंडा पानी, और कोई भी पी सकते हैं, आपको कोई दिक्कत पीने में नहीं है। तो कितना लाइफ आसान भी है, आप देखिए ना, कोई टेंशन नहीं है बहुत बिना मतलब का। हर चीज़ का तनाव, दुनिया भर के तनाव तो वैसे भी लाइफ में है, पानी का भी तनाव रहे कि पीना है कि नहीं पीना है। तो साउंड पोल्यूशन का जो है वास्तव में बहुत सारे रीज़न, जैसे आप लोगों ने बताए कि इंटरटेनमेंट ही अपने आप में, जैसे योगेश जी कह रहे हैं ना कि इनको, इनकी वाइफ को सुनाई पड़ा, इनको नहीं सुनाई पड़ा, तो ये हर घर में, खैर ये तो वाइफ को वैसे भी ज़्यादा सुनाई पड़ता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अरे नहीं जी, तुम्हें क्या पता, तुम अभी वाइफ नहीं हो ना, जब बन जाओगी तुमको सुनाई पड़ेगा ज़्यादा। हाँ, इन सबों को डांटने का कोई कारण चाहिए तो ज़्यादा सुनाई पड़ता है भाई, जाहिर सी बात है। तो हम लोगों को इसलिए भी कम सुनाई पड़ता है कि जब आपका ध्यान कई जगह रहेगा, जैसे आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, तब आपका माइंड जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है। और जिसका जो थोड़ा दिमाग खाली है, केवल घर में है, जैसे इनको इसलिए डांट पड़ती होगी कि आप सारा ध्यान घर के अलावा अन्य जगहों में लगाए रहते हैं, कॉलेज में लगाए रहते हैं, दिन भर कंप्यूटर में लगाए रहते हैं, ये करते हैं। क्योंकि अगर आप घर में नहीं काम करते तो आज के बाद नालायक कोई नहीं, आप चाहे जितने बड़े अधिकारी हों, इसे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए वो आवाज़ सही में नहीं सुनाई पड़ती है, ऐसा नहीं कि, और उसका रीज़न यही है कि सही में कान के सुनने का जो एक्सेप्टेंस लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। टीवी मैं भी देखता हूँ, थोड़ा तेज़ कर देता हूँ, तो श्रीमती जी कहती है इतनी तेज शोर क्यों कर देते हैं टीवी में आप? हम कहा हमको सुनाई नहीं पड़ा है तो शोर से क्या मतलब भाई? तो इसलिए नहीं सुनाई पड़ता है, हमको लगता है कि आवाज़ समझ में नहीं आ रही है,
पता नहीं क्या। बेटा हमारा उनसे भी बहुत कम सुनता है, बहुत स्लो करके सुनता है, उसकी बात तो सुनने मुश्किल है क्या बोलता है, समझने कठिन है। कभी कभी हम लोग फ़ोन पर बहुत सारी बात बिना सुने ही हाँ कर देते हैं, अच्छा हाँ चलो ठीक है कुछ कह रहा हो, क्योंकि 2 बार पूछो तो कहता है अरे आप लोगों को सुनाई नहीं पड़ता, इतना बोल रहे हैं कब से जोर जोर से। तो उसका कारण यही है कि वो जहाँ रहता है भाई वहाँ बहुत धीरे भी सुनाई पड़ जाता है। हम लोग क्या बगल में एक तो हमारे घर के बगल से ट्रेन जाती है, दिन भर चिल्लाती रहती है, वो ट्रेन ही हमको बना दी है बहरा काम भर का, उससे कम में हम सुन ही नहीं सकते हैं। तो ट्रेन की आवाज़ है, कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, डिमोलिशन हो रहा है, ये सब भी बहुत बड़े रीज़न है। इंडस्ट्री का है, आपके बगल में कोई है, ठीक है। एक वहाँ हम लोग रहते थे जहाँ पहले तो वहाँ शुगर इंडस्ट्री थी बगल में, तो बाराबंकी में, तो उसमें बीच में एक बार जब लोग छूटते थे काम पर से तो हॉर्न बजता था बहुत तेज़ी से, इतना तेज़ बजता था वो 5-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर में सुनाई पड़ता था वो आवाज़। तो उससे भी बहुत लोग उस समय तक, आप जब तक 30-40 सेकंड तक या 1-2 मिनट तक बजता था तब तक आप इसी से बात नहीं कर सकते, सब लोग खड़े वेट कर रहे हैं, चुप हो जाए तब बात करें। तो साउंड पोल्यूशन के बहुत सारे इस तरह के कारण हैं, और ज़्यादातर तो कारण वही हैं जो हम आप सब जानते हैं। थोड़ा सा हमको आपको अपने स्तर से जो प्रिकॉशन, जैसा योगेश जी ने बताया कि धीरे धीरे हमको धीमी आवाज़ सुनने की आदत डालनी चाहिए। धीरे धीरे 2-4 दिन आप धीरे धीरे सुनेंगे, फिर आप धीरे धीरे सुनने लगेंगे, और जब आप उसको हमेशा तेज़ सुनते रहेंगे तो फिर आपको बाद में सुनाई नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपसे करनी है वो ये है कि जैसे जब आपसे कहा जाता है कि आप आइए और बोलिए, देखो मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि कभी भी जीवन में अच्छा खराब पर विचार नहीं करना चाहिए, और कभी भी सबसे अच्छा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इंसान को जीवन में सिर्फ प्रयास करना चाहिए, न अच्छा न खराब। और प्रयास करने में न इस पर फोकस करना चाहिए कि कैसा होगा, अपनी पूरी क्षमता भर का पूरी ईमानदारी से जितना कर सकते हो उतना प्रयास करो। बाकी क्या होना है वो तो डेस्टिनी ऑलरेडी डिसाइड है, तुम्हें कुछ करना वरना नहीं है, सिर्फ तुम्हें मेहनत करना है। और दूसरी बात, यहाँ आकर के बोलने की जो बात है वो तुमसे बताएं, वो अपने आप में एक आर्ट है, उसका ज्ञान व्यान से कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे बहुत सारे अध्यापक ऐसे होंगे जिनका अगर तुम कैलिबर देखो, या उनकी तुम अगर जो उनका स्किल है वो देखो, पता चला कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, नेट हैं, PhD हैं, 2-3-4 विषय में MA हैं, लेकिन क्लास में आते हैं तो तुमको सबसे खराब वही लगते हैं, पता नहीं क्या पढ़ा के चले जाते हैं। ऐसे भी अध्यापक होंगे जिनके पास कुछ नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से हार्डली MA PhD होंगे, लेकिन उनकी क्लास तुम्हें बड़ी अच्छी लगती होगी। क्यों? तो वो डिलीवरी की स्टाइल जो है, कंटेंट है, प्रेजेंटेशन है, ठीक है, थोड़ा स्टाइल है, बॉडी जेस्चर है, बहुत सारी चीज़ें मिल करके वो ये तय करती हैं कि आप वक्ता कैसे हैं। कहते हैं कि स्पीकर होना अलग बात है और नॉलेज का होना अलग बात है। ज़रूरी है कि तुम्हें वो क्वालिटीज़ हों जो स्पीकर में होती हैं। जैसे तुम्हें कहा गया कि आपको यहाँ बोलना है, ठीक है सर हम आ जाते हैं, खड़ा हो गया, आपको वो पता है आपको कितना किसको एड्रेस करना है, आपको कितना हिलना डुलना है, आपको कैसे खड़ा होना है, आपको कितना धीरे से बोलना है, कहाँ तेज होना है, आपका मूवमेंट कैसा होना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी है, कितना आपको हंसना है। ऐसा भी नहीं हंस लो जोर से कि लोग समझे पगला गया है, ऐसा भी नहीं कि अभी ये वो बोला था लड़का ना बिल्कुल स्टैचू बन करके ऐसे खड़े होकर के, तो योगेश जी ने कहा कि थोड़ा सा मुस्करा दो, तो वो बिल्कुल वही, ऐसे नहीं स्टैचू हो जाओ कि लोगों को मज़ा ही नहीं आ रही यार क्या बोल रहा है। तो थोड़ा काम भर का, तो हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वास्तव में, जो काउंसलिंग होती है उसमें स्टेज फियर को कैसे ख़त्म किया जाए। ठीक है, किस दिन आपको MA BEd सबको मिला करके एक सब हिम्मत की भी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उसमें आपको आने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जितनी पार्टियां अटेंड करते हैं, आपने देखा है, क्या आपने कहीं देखा कि सारे डांसर बड़े डांसर ही हैं? तो उसमें आप भी कूदिए, क्यों आप बाहर दूर खड़े हैं बिना मतलब का? ठीक है, तो